बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बताता चलूँ कि यूएचएस और एमडी कैट पास पेपर सीरीज़ की वीडियोस का सिलसिला जारी था। मीनवाइल ई कैट के स्टूडेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट किया कि सर ई कैट पास पेपर्स के ऊपर भी कुछ वीडियोस बना दें। तो ये ई कैट पास पेपर सीरीज़ की वीडियोस की पहली कड़ी है। तो आज हम लोग ई कैट पास पेपर सीरीज़ की पहली वीडियो देखने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि बच्चों ने कहा सर पास पेपर्स बना दें, तो इसमें 2006 से लेके 2019 तक के पेपर अवेलेबल थे, बट मैंने पहले कोशिश की है कि जो मोस्ट रीसेंट 5 ईयर्स के पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व किया जाए। तो मैंने ई कैट 2015 से स्टार्ट ली है और हम लोग ई कैट 2015 का पेपर ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो के बारे में बेटे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि ई कैट में हम लोगों ने ये देखा है पेपर एनालिसिस के बाद कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट हो रहे होते हैं प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के नेक्स्ट ईयर्स के पेपर्स में। तो और दूसरी बात ये है कि ई कैट जो पेपर सेटर है वह कुछ ख़ास टॉपिक्स को टारगेट कर रहा है जिसमें से तकरीबन हर साल ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि हम लोग वो सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जिनमें से पास पेपर में या नेक्स्ट अपकमिंग पेपर्स में क्वेश्चन आते रहे हैं, जिनको एग्जामिनर ज़्यादा टारगेट करता रहे। और ना सिर्फ उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बल्कि उनके आंसर और साथ ही साथ सॉल्यूशन, और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम लोग कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जो हमारी टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो ई कैट पास पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस वजह से इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप एक दफ़ा पूरी बुक से गो थ्रू हो लोगे, और ख़ास तौर पे उन टॉपिक्स से जो हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है, और प्लस में ट्रिक्स भी सीख लोगे, और प्लस में आपको पास पेपर का थोड़ा सा एनालिसिस भी हो जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आते रहे हैं। तो आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ई कैट 2015 का पेपर। रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ शहजाद अशरफ फ्रॉम द चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग ई कैट पास पेपर सीरीज़ डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने ई कैट 2015 का पेपर स्टार्ट किया था, और उसमें तकरीबन हम लोग पहला पोर्शन डिस्कस कर चुके थे। क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही थी तो लिहाजा इस वीडियो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। तो आज हम लोग ई कैट पास पेपर सीरीज़ में 2015 के पेपर का सेकंड पोर्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं जी। अ थर्मिस्टर विद नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज प्लेस्ड इन फर्नेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द फर्नेस इंक्रीजेज देन रेजिस्टेंस। तो बेटे आप लोगों को 2 चीज़ें याद करनी है, ठीक है, इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। ये क्वेश्चन कोई 4 दफ़ा ई कैट के पेपर में रिपीट हुआ, तो लिहाजा इसके बारे में आप लोगों को सीख लेना है। अल्फ़ा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में बेटे 2 चीज़ें आपको सीखनी है। पहली चीज़ ये सीखनी है आप लोगों को कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रही होगी। जिन चीज़ों के लिए अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी उनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। और याद रखिएगा नॉर्मली ऐसा किन के लिए होता है? मेटल्स के लिए होता है। तो याद रखिएगा मेटल्स या कंडक्टर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए नॉर्मली अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस बढ़ती है और अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो हमें अल्फ़ा नेगेटिव डिस्कस करना है। तो याद रखिए अगर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है, अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऐसा किन के साथ होता है भाई? सेमीकंडक्टर्स के साथ होता है, ठीक है। और आपकी बुक में टेबल में बताया भी हुआ है कि जर्मीनियम और सिलिकॉन 2 सब्सटेंसेस ऐसी हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होती है और अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब 2 चीज़ें याद कर लें। अगर अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और नॉर्मली ऐसा कंडक्टर्स के लिए है। और अगर अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। और ये नॉर्मली किसके लिए है? सेमीकंडक्टर्स के लिए है। सिलिकॉन, जर्मीनियम वगैरह के लिए अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ रही होती है। अब क्वेश्चन देखें, उसने बोला कि एक थर्मिस्टर है, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, यानी एक बात तो कंफर्म है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होनी है। अब उसने बोला उसको फर्नेस में रख दिया। भाई ऑब्वियसली फर्नेस में हम लोग टेम्परेचर बढ़ा ही रहे होते हैं, लेकिन उसने फर्दर बता भी दिया कि फर्नेस का अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है। तो अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगी। तो अब वो रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है।
तो बेटे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास डिक्रीजेस। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी डिक्रीजेस। आप लोग राइट आंसर देख सकते हैं ई कैट 2015। मैंने बोला क्वेश्चन रिपीट होते हैं पेपर्स में, तो ये 2014 में भी आया था। 2014 में स्लाइड चेंज के साथ था, 14 का ही 15 में दोबारा रिपीट हुआ था। अ थर्मिस्टर विद पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इन एन ओवन। मतलब आपने थर्मिस्टर रख दिया ओवन में और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब समझें बेटे। पॉजिटिव का मतलब ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होने का मतलब ये है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ द ओवन इंक्रीजेज, देखें जी टेम्परेचर बढ़ रहा है, देन रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द थर्मिस्टर। तो बेटे टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू चूंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा इंक्रीजेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी बीटा, इंक्रीजेस। 2014 ई कैट का क्वेश्चन। बेटे 2013 में भी ये क्वेश्चन आया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। इसमें आप लोगों को बाद औक़ात खुद गैस करना होता है कि भाई आंसर कौन सा बनेगा। अब देखिए, अ थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन एन ओवन, इफ द टेम्परेचर ऑफ ओवन इज इंक्रीज्ड देन रेजिस्टेंस इज। अब बेटे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसने थर्मिस्टर के बारे में ये डिस्क्राइब नहीं किया कि इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव है या टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर हम लोग बुक की बात करें तो बेटे हमारी टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है कि मोस्टली जो थर्मिस्टर्स होते हैं उनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, नेगेटिव में लिख रहे होते हैं। ज़्यादातर थर्मिस्टर्स का टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो इस वजह से हम लोग इसको मेजॉरिटी के हिसाब से डील करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर का टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव में है। तो अब देखें, उसने बोला थर्मिस्टर जो है उसको ओवन में रख दिया और ओवन का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू नेगेटिव है, तो इट मीन्स कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो मोस्ट सूटेबल आंसर होगा वो डिक्रीजेज होगा। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया हुआ, तो मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली द थर्मिस्टर्स हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव के हिसाब से इसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो नेगेटिव में आप लोगों को पता है अगर अल्फा की वैल्यू नेगेटिव हो तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डिक्रीज। ले जी, ये हम लोग टारगेट कर रहे हैं जो ई कैट पास पेपर में ज़्यादातर एमसीक्यूज आते रहे या जिन टॉपिक से आते रहे। तो चैप्टर नंबर 13 में बेटे ये थर्मिस्टर का जो आर्टिकल है इससे काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुए और मैंने क्वेश्चंस के साथ टैगिंग कर दी है कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ले जी, चैप्टर नंबर 16 भी बेटे एग्जामिनर या पेपर सेटर का फेवरेट चैप्टर है और उसमें भी ये एक एमसीक्यू जो आपके सामने नज़र आ रही है ये काफ़ी दफ़ा ई कैट पास पेपर में रिपीट हुआ। तो आइए इस एमसीक्यूज को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। रिसेप्शन ऑफ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड बाय ट्यूनिंग द नोब ऑफ द रेडियो। ट्यूनिंग नोब चेंजेस द। बेटे आप लोगों ने रेजोनेंस के इफेक्ट में ये पढ़ा था कि हम लोग नॉब घुमाते हैं तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से क्या होगा, जब इंटरनल सर्किट की फ्रीक्वेंसी ये बाहर जो वेव्स मूव करें उनकी फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच कर जाएंगी तो रेजोनेंस प्रोड्यूस होगी और हमें साउंड आना शुरू हो जाएगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पूछा जाए, जो अंदर सर्किट लगा हुआ है बेटे उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला बेटे होगा 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट। ठीक है, LC सर्किट लगा होता है हमारे पास। अब देखिए जब हम नॉब घुमा रहे हैं तो बेटे एक्चुअली हम लोग इस फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। तो अब उसका क्वेश्चन ये है कि भाई ये जब हम नॉब घुमा रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी वेरी किस वजह से हो रही होती है। अब फ्रीक्वेंसी दो चीज़ों की वजह से वेरी हो सकती है, या तो इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही हो या कैपेसिटेंस चेंज हो रही हो। तो बेटे कैपेसिटेंस चेंज करें या इंडक्टेंस चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब एक्चुअल में किस वजह से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज हो रही होती है वो हम लोग देखते हैं। तो बेटे याद रखिएगा कि ये आप लोगों के सामने मैंने सर्किट डायग्राम बना दी है और इसमें इंटरेस्टिंग बात ज़रा गौर करें, यहाँ पे ये जो LC सर्किट लगा हुआ है इसमें जो कैपेसिटर है ये वेरिएबल कैपेसिटर लगा हुआ है। आपको साइन भी शो कर रहा है कि ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग एक्चुअल में नॉब घुमा रहे होते हैं ना
तो असल में इस नॉब के घुमाने से क्या चेंज हो रही होती है, कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो रही होती है, और जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो फ्रीक्वेंसी भी कॉरस्पॉन्डिंगली क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो याद रखिएगा जो रेडियो का ट्यूनिंग सर्किट है उसके अंदर एक एलसी सर्किट लगा होता है, उस एलसी सर्किट के अंदर जो कैपेसिटर लगा होगा वो वेरिएबल कैपेसिटर होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हम लोग ट्यूनिंग सर्किट की फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हैं तो बेटे एक्चुअल में जब हम नॉब घुमा रहे हैं तो हम असल में जो ट्यूनिंग सर्किट है उसमें कैपेसिटेंस चेंज कर रहे हैं, तो कैपेसिटेंस चेंज करके हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा बीटा। देख सकते हैं ई कैट 2015 के पेपर का ये क्वेश्चन, और मैंने बोला ये चैप्टर नंबर 16 एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक रहा है। ठीक है, इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे मॉड्यूलेशन का, या ये हमारे पास रेडियो वेव्स के टॉपिक्स में से अक्सर क्वेश्चन बने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में बेटे देखे 2014 का ही क्वेश्चन 15 में रिपीट हुआ था। रिसेप्शन ऑफ अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन इज सिलेक्टेड बाय ट्यूनिंग द नॉब ऑफ द रेडियो, ट्यूनिंग द नॉब चेंजेस द। लें जी, जब आप नॉब घुमा रहे हैं तो असल में बेटे किसको चेंज कर रहे हैं, तो हमारी पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि जब हम नॉब को घुमा रहे हैं तो असल में हम लोग कैपेसिटेंस को चेंज कर रहे हैं, और जब कैपेसिटेंस चेंज होगी तो बेटे साथ ही साथ आपके पास क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही होगी। तो कैपेसिटेंस ऑफ द ट्यूनिंग सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 से। स्टेटमेंट देखते हैं, एसी वोल्टेज इज पास थ्रू अ सिंगल डायोड, द आउटपुट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर इज। बेटे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है तो हमें देखना पड़ेगा इसको किस हिसाब से लेके चलना है। उसने बताया इनपुट दे रहे हैं सिंगल डायोड में, जबकि आउटपुट पूछ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर की। बेटे ब्रिज रेक्टिफायर याद रखिएगा फुल वेव रेक्टिफायर को बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि इसको ट्रीट कैसे करना है, सिंगल डायोड के तौर पे ट्रीट करना है या ब्रिज रेक्टिफायर के तौर पे ट्रीट करना है। तो बेटे ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेकिन हमें आंसर जो है वो लीड करेगा कि सही आंसर क्या होगा। आइए हम लोग इसको डिस्कस करने से पहले रेक्टिफायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, फिर हम लोग बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात करते हैं। बेटे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में लेट से समझ लें हमारे पास ये एक साइकिल है इनपुट का, चलें दो साइकिल बना लेते हैं एक डिफरेंट कलर से। ये लेट से हम लोग बोलते हैं दूसरा साइकिल है। ठीक है, ये हमारी, मैं सिंगल डायोड की बात कर रहा हूँ। अब हम आउटपुट की बात करने जा रहे हैं। तो बेटे आप लोगों ने पढ़ा था कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में क्या होगा, अगर मैं इसकी बात करूँ तो पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव कंडक्ट नहीं होगा। तो आउटपुट बनेगी कुछ इस तरह की। ठीक है, देखिएगा पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव कंडक्ट नहीं होगा। यहाँ तक ये बात पूरी हुई। अब इस रेड वाले को देखते हैं। रेड वाले में बेटे क्या होगा, याद रखिएगा यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल फिर से कंडक्ट हो जाएगा और नेगेटिव कंडक्ट नहीं होगा। तो जो आउटपुट बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ये देखें, ये पॉजिटिव साइकिल कंडक्ट हो गया, नेगेटिव कंडक्ट नहीं हो रहा। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ा, बेटे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं नंबर ऑफ साइकिल्स को। अब हमें देखना है इनपुट में कितने साइकिल थे और आउटपुट में कितने साइकिल थे। साइकिल याद रखें एक शेप की रेपिटेशन को बोलते हैं। तो ये आपको ब्लू वाला एक साइकिल नज़र आ रहा है, ये रेड वाला दूसरा साइकिल नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है इनपुट में दो साइकिल मैंने बनाए थे। अब देखते हैं आउटपुट में कितने साइकिल बन रहे हैं। तो बेटे साइकिल बोलते हैं एक शेप की रेपिटेशन को। तो ये देखिएगा यही शेप रिपीट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म होगी, इसके बाद यही शेप ये देखें दोबारा रिपीट होना शुरू होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम लोग आउटपुट में देखें तो यहाँ तक एक शेप बन रही है और इसके बाद यही शेप दोबारा रिपीट होना शुरू हो गई है। ठीक है, और ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब है इनपुट में अगर हम लोग दो साइकिल बना रहे हैं तो आउटपुट में भी हमारे पास कितने साइकिल मिल रहे हैं, दो। क्या आपको लगता है फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है? भाई नहीं चेंज आ रहा। तो आप लोग याद कर लो, जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन है बेटे, हाफ वेव की बात कर रहा हूँ, उसमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी और इनपुट की फ्रीक्वेंसीज दोनों बेटे सेम होंगी। और अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं तो टाइम पीरियड भी आउटपुट का और इनपुट का क्या आएगा, सेम आएगा। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की बात कर लें। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन में। जैसे वो डिस्कस करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ आ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में चले मैं एक ही साइकिल बना लेता हूँ। ये लें, ये बेटे एक साइकिल है। अब आउटपुट देखें कैसी बनेगी। आउटपुट साइकिल बनाने जा रहा हूँ सॉरी। यहाँ पे देखें बेटे,
पॉजिटिव साइकिल भी कंडक्ट हो जाएगा और नेगेटिव भी कंडक्ट हो जाएगा, बट नेगेटिव की डायरेक्शन चेंज हो चुकी होगी, यानी ये भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका होगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि आउटपुट में डायरेक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगी, तो दोनों पॉजिटिव साइकिल आपको सेम डायरेक्शन में मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ रहा है बेटा। यहाँ पे देखिए एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब आउटपुट में मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया एक शेप की रेपिटेशन को साइकिल बोलते हैं। तो बेटा यहाँ पे देखें एक ही शेप बार बार रिपीट हो रही है, ये वाली, ये यहाँ पे कंप्लीट हुई, इसके बाद फिर यही शेप रिपीट होना शुरू हो गई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये शेप 2 दफ़ा रिपीट हो रही है। तो इनपुट में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, जबकि आउटपुट में कितने साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, 2 साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से क्या है, डबल है। तो अब याद रखो बच्चों कि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट की फ्रीक्वेंसी से क्या होगी, डबल होगी। चलें ये 2 चीज़ें सीख ली। हाफ वेव में फ्रीक्वेंसीज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन यानी ब्रिज रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। तो अगर हम लोग इसको मान लें कि वो आपसे पूछ रहा है ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट बताओ, तो फिर बेटे ब्रिज रेक्टिफायर की आउटपुट आपको पता है फुल वेव डीसी वोल्टेज होता है, ये भी सही ऑप्शन बन रहा है और चार्ली ऑप्शन भी सही बन रहा है। क्यों बोला, क्योंकि बेटे जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है उसमें आउटपुट की फ्रीक्वेंसी इनपुट से क्या होती है, डबल। तो उसने ये बताया हुआ है कि जो आउटपुट बन रहा है हमारे पास उसकी फ्रीक्वेंसी इनपुट से डबल आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 2 ऑप्शन जो हैं वो सही बन रहे हैं अगर हम लोग इसको एज ए ब्रिज रेक्टिफायर ट्रीट करें। इसका मतलब ये होगा कि ब्रिज रेक्टिफायर के हिसाब से नहीं ट्रीट कर सकते, या तो बोथ वाला ऑप्शन होता है ना, तो फिर हम लोग उसकी तरफ जाते। अब इसको ट्रीट करना पड़ेगा एज ए सिंगल डायोड, सिंगल डायोड के तौर पे ट्रीट करेंगे। तो बेटे सिंगल डायोड के हिसाब से अगर ट्रीट करेंगे तो एक ही राइट आंसर बनेगा। आपको पता है जब सिंगल डायोड हम लोग ट्रीट करते हैं तो हाफ वेव डीसी वोल्टेज हमें आउटपुट में मिलता है, तो इसका मतलब वो सिंगल डायोड का ही पूछना चाह रहा है। तो बेटे इसको सिंगल डायोड के हिसाब से ट्रीट करोगे तो ये क्वेश्चन बनाने वाले की समझ नहीं आई, बट हमें आंसर ने बता दिया कि क्वेश्चन हम किस तरह से लेके चलेंगे। ले जी 2015 का ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हाफ वेव डीसी वोल्टेज, देख सकते हैं आप लोग। 2014 में भी ये क्वेश्चन आया था, एसी वोल्टेज इज फेड इनटू अ सिंगल डायोड। यहाँ पे स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है, सिंगल डायोड जो है उसी में हमने इनपुट दी है, आउटपुट भी उसी की पूछ रहा है, ऑप्शन सेम है, फुल वेव रेक्टिफाइड डीसी है, डबल द फ्रीक्वेंसी। भाई अल्फा और चार्ली नहीं हो सकते बेटे, क्योंकि सिंगल डायोड की आउटपुट कभी भी फुल वेव नहीं होती, वो सिर्फ आधी वेव को ही रेक्टिफाई करता है। और सिंगल रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी भी डबल नहीं होती, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो सूटेबल ऑप्शन बनेगा वो बीटा बनेगा, हाफ वेव रेक्टिफाइड डीसी। आपको पता है सिंगल डायोड में सिर्फ हाफ वेव, मतलब ये एक साइकिल है ना, ये इनपुट है, तो आउटपुट में सिर्फ आधा साइकिल कंडक्ट होगा बेटे। तो इसका मतलब होगा ये हाफ वेव जो है वो रेक्टिफाइड डीसी हमें मिलेगा। तो राइट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होगा बीटा। लें जी राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं 2014। चलते हैं बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने बताया चैप्टर नंबर 16 में कुछ टॉपिक्स जैसे रेडियो वेव्स का टॉपिक और एक ये मॉड्यूलेशन का टॉपिक, ये एग्जामिनर के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न रहा, उसने बड़ी दफ़ा यहाँ से पास पेपर में क्वेश्चन दिए। तो ई कैट 2015 में भी मॉड्यूलेशन के टॉपिक से क्वेश्चन आया। तो मॉड्यूलेशन आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि मॉड्यूलेशन के क्वेश्चंस को कैसे ट्रीट करेंगे। तो देखें, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस प्रोपोर्शनल टू द। चलें इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हम लोग एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में सीखते हैं। तो बेटे ये पहले तो मॉड्यूलेशन आप लोगों को पता है कि ये हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव है, इसको लो फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल के साथ आपने मिक्स कर देना है। तो जो रेडियो वेव है उसका नाम कैरियर वेव भी है। कैरियर वेव क्यों? क्योंकि उसने सिग्नल को कैरी करना है। अच्छा, अब अगर हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो बेटे याद रखिएगा, ये जो कैरियर वेव या रेडियो वेव है, अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा होगा किसके हिसाब से? ऑडियो सिग्नल के हिसाब से। जैसे जैसे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होगा वैसे वैसे कैरियर वेव का भी एम्पलीट्यूड कम या ज़्यादा होगा। नीचे आप लोग ये तीसरी डायग्राम में देख सकते हैं। बेटे यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ता जा रहा है तो यहाँ पे भी आपको देखे वेव ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है।
यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको कम नज़र आ रहा है, यहाँ पे फिर से बढ़ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, जो कैरियर वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप लोग इसको, मैं बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर आप लोग इस डायग्राम को और इसको देखें तो दोनों में सेम नंबर ऑफ़ वेव्स गुजर रही हैं। फिर फ़र्क किस चीज़ में पड़ रहा है बेटे? एम्पलीट्यूड में फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है उसमें याद कर लें कैरियर वेव का क्या चेंज होता है बेटे? एम्पलीट्यूड चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मैं कैरियर वेव की बात कर रहा हूँ। लेकिन एम्पलीट्यूड चेंज किसके हिसाब से होगा बेटे? याद रखिएगा, ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से। जैसे जैसे ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदलेगा, कैरियर वेव का भी एम्पलीट्यूड बदलेगा, बट कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं, उसने बोला इफ़ द एम्पलीट्यूड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव चेंजेस। वो बोल रहा है कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, किसके हिसाब से? एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। बेटे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ऑडियो सिग्नल को ही बोलते हैं, तो ये सही हुआ। द साइन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, भाई साइन वाला हम लोगों ने नहीं देखा हुआ। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, भाई नहीं, एम्पलीट्यूड के हिसाब से, सॉरी, एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से आपने इसको देखना है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा अल्फा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर अल्फा है। अब देखें, यही क्वेश्चन 2014 में भी आया था। यहाँ पे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का पूछा था 15 में, अब 14 में उसने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बारे में पूछ लिया। अब देखें, इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव रिमेन सेम। भाई सही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, कैरियर वेव का फ्रीक्वेंसी जो है उसमें चेंज आएगा, एम्पलीट्यूड तो सेम रहेगा, बट इट फ्रीक्वेंसी चेंजेस प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है बेटे याद रखिएगा, भले एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो भले फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो, ठीक है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में याद रखें जो कैरियर वेव का क्या चेंज होना है? एम्पलीट्यूड। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कैरियर वेव की क्या चेंज होनी है? फ्रीक्वेंसी। बेटे अगर हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें उसमें एम्पलीट्यूड चेंज होना है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात करें उसमें कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी चेंज होनी है, बट किसके हिसाब से? ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से। याद रखिएगा बेटे, ऑडियो सिग्नल का हमेशा एम्पलीट्यूड बदलेगा। अगर ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड बदलने के साथ साथ कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड बदला तो वो AM हो जाएगा। अगर कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी बदली तो वो क्या हो जाएगा? FM हो जाएगा। याद रखिएगा, ऑडियो सिग्नल का हमेशा एम्पलीट्यूड चेंज होना है। तो अब वो यही पूछ रहा है आप लोगों से कि बताएं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव है वो तो सेम रहेगा, बट फ्रीक्वेंसी बदलेगी, फ्रीक्वेंसी ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से बदलेगी। तो राइट ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑडियो सिग्नल। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 2011 मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला टॉपिक भी एग्जामिनर का मॉड्यूलेशन का टॉपिक से काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन लिए। तो इन FM द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इज, फिर से वही पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, कैरियर वेव। बेटे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में याद रखिएगा जो कैरियर वेव है, CW लिख रहा हूँ मैं कैरियर वेव के लिए, उसका एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होता, जबकि बेटे उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो वो आपसे FM में एम्पलीट्यूड पूछ रहा है किसका? कैरियर वेव का। तो बेटे कैरियर वेव का क्या कम हो जाएगा? भाई नहीं होगा। क्या ज़्यादा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कम ज़्यादा दोनों हो जाएगा? नहीं। तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन नन ऑफ दीज आ जाएगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डेल्टा। लें जी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज चैप्टर नंबर 16 से ही ECAT 2015 में देख लें। 3 क्वेश्चंस आ चुके हैं बेटे, ठीक है। एक उसने रिसीविंग एंटीना के बारे में या रिसीविंग सर्किट के बारे में पूछा था कि किसको चेंज करके फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे होते हैं। एक अभी आपने पीछे मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन देखा, और एक अभी आप लोग देख सकते हो ये फिर से रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आ गया। इसमें डाटा सिंपल है, एक सर्किट X है, ट्यूनिंग सर्किट, उसमें जो इंडक्टर लगा हुआ है बेटे वो 100 मिली हेनरी का लगा हुआ है, जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 100 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है। ये सर्किट X है। और दूसरा सर्किट Y है जिसमें इंडक्टर लगा हुआ है 10 मिली हेनरी का और कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको कैपिटल C लिखना चाहिए था, 10 माइक्रोफैरड का। तो दोनों की फ्रीक्वेंसीज का आपस में क्या रिलेशन होगा? तो बेटे आप लोगों ने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब लोगों को पता है ये फार्मूला 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट।
ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें इंडक्टेंस की वैल्यू और कैपेसिटेंस की वैल्यूज पुट करनी है, तो आइए हम लोग सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो सर्किट एक्स है बेटे, उसमें आप लोग फॉर्मूला यूज़ करो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2π L x C x, यानी इंडक्टेंस भी पहले सर्किट की पुट कर दो। तो पहले सर्किट की उसने इंडक्टेंस बताई हुई थी 100 मिली हेनरी, मैंने मिली की जगह 10⁻³ लिख दिया। और कैपेसिटेंस बताई थी 100 माइक्रो फैरड, मैंने माइक्रो की जगह बेटे 10⁻⁻6 लिख दिया। अब इंटरेस्टिंग बात देखें कि यहाँ पर 10⁻100, ये 100 का मतलब 10⁻2 है और 10⁻³ है, तो 2 और -3 क्या बचेगा, -1। यहाँ पे -6 है, इसका मतलब 10⁻2 है 100 का मतलब, तो यहाँ पे बचा -4। तो जैसे ही हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारे पास जो x वाली फ्रीक्वेंसी आ गई है वो आ गई है 1/2π√10⁻⁻5। चलें, ये तो हमने x वाली फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट कर ली। अब हमने दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढना है कि भाई रिलेशन क्या बन रहा है। तो अब y वाली फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे तो रिलेशन पता चलेगा आप लोगों को। तो y वाली के लिए बेटे फॉर्मूला यूज़ करें ये वाला। अब y की सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 10 मिली हेनरी थी, मैंने 10 × 10⁻³ लिख दिया मिली के लिए। कैपेसिटेंस 10 माइक्रो फैरड थी, तो माइक्रो की जगह -6 लिख दिया। तो बेटे जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये 10⁻³ और ये प्लस का 1, तो 10⁻2 बचा, और ये क्या आ गया, -5 आ गया। -5 को मैंने नीचे रहने दिया, इस -2 को ऊपर ले गए, ठीक है, या इसको एक दफ़ा डिनोमिनेटर में लिख लें, उसको इन्वर्ट करके ऊपर ले जाएं, तो ये +2 हो जाएगा। तो बेटे +2 का मतलब है 100 का स्क्वायर रूट ले लें, राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा 10। और बाकी ये वाली जो चीज़ है 1/2π√10⁻⁻5, ये आप लोग देख चुके हो बेटे। यहाँ पे देखें, ये f की फ्रीक्वेंसी है, तो आप लोग क्या करोगे, इसकी जगह पे fx लिख दोगे। तो जैसे आप लोग ऐसा करोगे तो आपके पास रिलेशन आएगा fy इज इक्वल टू 10fx। तो ये फ्रीक्वेंसीज में सिंपल आपने बेटे वैल्यूज़ पुट करनी थी और उसके आंसर्स आप लोगों को देखने थे। तो इसमें राइट आंसर हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, बीटा fy इज इक्वल टू 10fx। ये भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ, इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन आपके सामने। इन अ सर्किट एन इंडक्टर ऑफ 5 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर ऑफ 10 पिकोफैरड आर कनेक्टेड, और एक सर्किट वाई है उसमें 10 मिली हेनरी का इंडक्टर लगा हुआ है और 5 पिकोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, दोनों के बीच में रिलेशन बताएं। तो बेटे बड़ी सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π होता है। चले 1/2π को छोड़ें, वो तो कांस्टेंट है। अगर मैं LC लिख लूँ तो पहले सर्किट के लिए अगर L और C की वैल्यूज़ पुट करें हम लोग, तो जो आंसर आएगा दूसरे सर्किट के लिए भी आप लोग पुट करके देख लें वैल्यूज़। 1/LC की अगर आप लोग वैल्यूज़ पुट करके देखोगे तो दूसरे सर्किट के लिए भी बेटे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का आंसर वही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसीज दोनों की क्या आएंगी, बराबर आएंगी। सिंपली वैल्यूज़ पुट करके देख लें तो राइट आंसर आपको मिलेगा 40। दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। ई कैट 2013। चलें नेक्स्ट फर्स्ट ईयर के टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आगे। ये चैप्टर नंबर 6 में भी में से भी क्वेश्चन जो है वो आते रहे हैं। तो उसमें देखिए, एज द वाटर फॉल फ्रॉम द टैप द क्रॉस सेक्शन एरिया शुड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू, ये आपकी बुक की साइड इन्फॉर्मेशन है। आपने देखा होगा जैसे ही वो टैप से वाटर नीचे आ रहा है तो उसका एरिया कम हो ही जा रहा है। बेटे उसकी वजह ये है कि जो जो वो वाटर नीचे आ रहा है बेटे उसकी स्पीड पे इजाफा हो रहा है। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो उसमें इजाफा हो रहा है, और आप लोगों को पता है एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर स्पीड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली एरिया को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो इसका मतलब है एरिया जो है वो डिक्रीज़ कर रहा है। भाई क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। तो ये कौन सी इक्वेशन है, एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, ये कौन बता रहा है? क्या ये वेंचुरी रिलेशन बता रहा है, क्या ये कॉन्टीन्यूटी बता रही है, क्या ये बर्नौली इक्वेशन बता रही है? तो बेटे ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी की स्टेटमेंट है कि एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बेटे राइट आंसर हमें मिलेगा बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2 दफ़ा रिपीट हुआ, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी इंशाल्लाह हम लोग डिटेल्ड एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। अब उसने ये बता दिया द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज अबाउट 16 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, देयरफॉर इफ द स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज x देन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज। तो बेटे सॉल्व कर देता हूँ आप लोगों को।
जो स्पीड है उसका डेंसिटी के साथ, डेंसिटी के स्क्वायर रूट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इंटरेस्टिंग बात देखिएगा कि चूंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, भाई डेंसिटी मैस के बराबर होती है, तो चूंकि ऑक्सीजन की डेंसिटी ज़्यादा है लिहाजा ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड हाइड्रोजन की निस्बत क्या आएगी बेटे, कम आएगी। तो अगर वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन में एक्स है और ऑक्सीजन में पूछ रहा है तो ऑक्सीजन की डेंसिटी है ज़्यादा, ऑक्सीजन में स्पीड होगी कम, तो राइट आंसर विल बी लेस देन एक्स। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको यूँ सॉल्व कर सकते हो कि वी ऑक्सीजन, या चले ऊपर हाइड्रोजन लिख लेते हैं, तो वी हाइड्रोजन ओवर वी ऑक्सीजन लिख लेते हैं बेटे हम लोग, दैट विल बी इक्वल टू, डेंसिटीज के साथ मैंने बोला इन्वर्स है, ऊपर डेंसिटी लिखनी पड़ेगी ऑक्सीजन की और नीचे डेंसिटी लिखनी पड़ेगी बेटे हाइड्रोजन की। तो डेंसिटीज की जगह हम मैसेज भी पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऑक्सीजन O2 का मैस जो है वो 32 पुट कर दूं, ठीक है, हाइड्रोजन H2 का अगर मैस मैं 2 पुट कर दूं, तो स्क्वायर रूट के अंदर देखें क्या बच रहा है 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, लें जी ये 4 आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन और वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन की रेशियो क्या आ गई है 4। अब एक काम करें, वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन को दूसरी साइड पे ले जाएं बेटे, उधर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मालूम पड़ा कि जो हाइड्रोजन में स्पीड ऑफ साउंड है वो ऑक्सीजन में स्पीड ऑफ साउंड की निस्बत 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन में ज़्यादा होती है ऑक्सीजन में कम होती है, तो ऑक्सीजन में पूछेगा तो हाइड्रोजन से कम ही आएगी। तो अगर हाइड्रोजन में एक्स है तो ऑक्सीजन में लेस देन एक्स ही होगी। तो राइट आंसर विल बी द लेस देन एक्स। ठीक है, लें जी ये बेटे 2013, 14, 15, 16 ये 4 साल डॉपलर इफेक्ट के जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आता रहा, लेकिन क्वेश्चन में जो हमने बुक में केसेस पढ़े हुए हैं वो कोई केस भी नहीं यूज़ हो रहा था। ठीक है, तो इसके आप लोग शॉर्टकट फार्मूले, आपको मज़ीद कुछ बता रहा हूँ वो भी याद करें आप लोग, और अगर शॉर्टकट फार्मूले नहीं याद करने तो आप लोग डाटा को देख के भी परसीव कर सकते हो कि एक्चुअली क्या होने जा रहा है। तो अभी स्टोरी समझते हैं कि स्टोरी क्या है। अब पुलिस मोटरसाइकिल रनिंग एट 140 किलोमीटर पर आवर साउंड सा सायरन ऑफ 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बेटे ये सोर्स है, एक पुलिस वाला है वो किसी थीफ को चेज़ कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तानी पुलिस है, थीफ के पास देखे कार है और पाकिस्तानी पुलिस के पास बाइक है। ठीक है, तो देखें जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, और इंटरेस्टिंग बात वो एक कार को चेज़ कर रहा है, कार भी मूव कर रही है 150 किलोमीटर पर आवर से। तो वो आपसे पूछ रहा है कि वो जो कार में थीफ बैठा हुआ है या कार का ड्राइवर है उसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो बेटे ये वो केस है जिसमें सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों मूव कर रहे हैं, और सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अगर मूव कर रहे होंगे तो उसके बारे में हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा, तो अभी हम लोग कंफ्यूज हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप इसका देख के आंसर भी कर सकते हो, आप लोग फार्मूला यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग इसका ट्रिक सीखते हैं कि क्या है ये। बेटे डॉपलर इफेक्ट के 4 केसेस जो हमारी बुक में थे इनमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड द सोर्स, सोर्स रेस्ट में ऑब्जर्वर उसकी तरफ आ रहा हो तो फिर भी पढ़ा, अगर ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा हो फिर भी पढ़ा, सोर्स रेस्ट में ही है, एक रेस्ट में और दूसरा मूव कर रहा है फिर तो पढ़ा हुआ है हमने। अगर सोर्स मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो ये भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और अगर बेटे देखें सोर्स जो है फिर से मूव कर रहा है तो ये सारे फार्मूले हमने देखे हुए हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देख लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखें ये कुछ 4 फार्मूले और आपके सामने जो है वो बता दिए मैंने, तो ये सब सारे फार्मूले आप लोगों को याद कर लेने और आप लोगों को ध्यान से देख के फार्मूला यूज़ करना है। तो इसमें बेटे ये जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये जो फार्मूला नंबर 6 है ये यूज़ होने जा रहा है, पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, सोर्स एंड लिसनर आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। लें जी सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। चलें देखते हैं हमारे क्वेश्चन में भी दूर जा रहे हैं। तो बिल्कुल जी बेटे, फॉर एग्जांपल ये बाइक है, बी लिख लेते हैं हम लोग बाइक के लिए, और लेट से ये जो थीफ जा रहा है या जो पर्सन है ये उसकी कार है। ठीक है, ये कार मूव कर रही है बेटे 150 किलोमीटर पर आवर से, बाइक इसको चेज कर रही है 140 किलोमीटर पर आवर से। बोले इन दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस बढ़ता जाएगा या कम? बेटे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब है ये दोनों ही मूव कर रहे हैं
और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भले ये बाइक उसको चेज कर रही है लेकिन कार की स्पीड ज़्यादा है, तो कार की स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों में आहिस्ता आहिस्ता ये दूर जाना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटे हमें केस नंबर 6 में जो आपको शॉर्टकट फार्मूला बताया वो ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपके सामने है, मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। वी चले हम लोग स्पीड ऑफ साउंड लिख लेते हैं, नॉर्मली 333 होती है, बट हम रूम टेम्परेचर के करीब करीब चलें लिख लेते हैं 340 लिख लेते हैं हम लोग। माइनस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर, बेटे ऑब्जर्वर कौन है, कार है। वो कार आप लोगों ने देखा था 150 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी। ओके मैंने यहाँ पे लिख दिया 150। नीचे फिर से वी स्पीड ऑफ साउंड है जिसकी वैल्यू फिक्स है 340, और यूएस क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स। भाई सोर्स कौन है, वो जो बाइक पे पुलिस वाला है, उसकी वेलोसिटी 140 किलोमीटर पर आवर में पुट कर रहा हूँ मैं। और उसने ओरिजिनली जो हॉर्न बजाया था बेटे वो 10 किलो हर्ट्ज़ का था। ओके 10 किलो हर्ट्ज़ लिख लेते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात, ऊपर जो हमारे पास फैक्टर आया वो आया 340 माइनस 150 करेंगे तो अबाउट 290 आ जाएगा, और नीचे आएगा बेटे 480। और मज़े की बात, इस फैक्टर का आंसर लेस देन 1 बनेगा। ठीक है, ये जो मैंने ब्रैकेट में फैक्टर लिखा हुआ है इसका आंसर लेस देन 1 बनेगा। तो जब 10 जो है वो लेस देन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी आंसर 10 से क्या हो जाएगा, छोटा ही हो जाएगा। जैसे 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर वो जो ड्राइवर है, सॉरी पुलिस वाला है, वो हॉर्न बजा रहा है 10 किलो हर्ट्ज़ का, तो वो जो ड्राइवर है उसको 10 किलो हर्ट्ज़ से कम ही सुनाई देगा। तो इसमें राइट आंसर होगा लेस देन 10 किलो हर्ट्ज़। अब इसको लॉजिकली भी देख सकते हो बेटे, देखें बाइक जा रही है 140 से और कार मूव कर रही है 150 से, तो जैसे जैसे हम लोग देखेंगे कार दूर जाती जाएगी। तो बेटे जब दूर जा रही है, अगर ऑब्जर्वर समझ लें कार ऑब्जर्वर है और जो बाइक वाला है वो सोर्स है, तो ऑब्जर्वर सोर्स से रिलेटिवली अब कार की रिलेटिव वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो इसका मतलब ऐसा ऐसा कार दूर जाती रहेगी। तो सोर्स अगर ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, सॉरी ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर जा रहा हो, तो उसको फ्रीक्वेंसी कम ही सुनाई देगी। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो, ऐसे नहीं समझना तो आपको सारे केसेस के बेटे फार्मूले बता दिए, बस ये फार्मूले देख लीजिएगा और इनकी एप्लीकेशन सीख लीजिएगा। ठीक है, चलें ये यूईटी पास पेपर में 4 दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ। When you drop a ball it accelerates 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। भाई सब लोगों को पता है, अगर हम लोग एक बॉल है उसको यहाँ से ड्रॉप कर दें तो इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इफ़ यू इंस्टेड थ्रो इट डाउनवर्ड इट एक्सेलरेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग योर हैंड अज्यूमिंग नो एयर रेजिस्टेंस। वो बोल रहा है अगर आप इसको बेटे ड्रॉप करने की बजाय थ्रो कर दो, नीचे को फेंको, तो भाई आपके हाथ से निकलने के बाद फौरी बाद उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चे नॉर्मली क्या चूज़ करते हैं, मोर देन 9.8। उन्हें लगता है भाई एक तो ग्रेविटी लग रही थी, एक और फोर्स भी लगी, तो नेट फोर्स ज़्यादा हो गई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा। बट एक चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो भी चीज़ आप लोगों के हाथ से निकलेगी, फॉर एग्जांपल हाइट में अगर आप लोगों ने एक चीज़ को जो है वो रखा हुआ है, तो जैसे ही आप लोग इसको ड्रॉप करोगे ना, तो ये आपके हाथ से निकलने के बाद फौरी दिस विल बी अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, जो ही ये हमारे हाथ से निकलेगी तो ये किसके ज़ेरे असर आ जाएगी, ग्रेविटी। जैसे हम लोग बोलते हैं, पेरेंट्स आजकल के बड़े परेशान हैं, बोलते हैं बच्चे हमारे हाथ में नहीं रहे। ठीक है, तो भाई अगर उनके हाथ में नहीं रहे इसका मतलब है वो किसी और के ज़ेरे असर आ चुके हैं, ऐसा है कि नहीं। तो बेटे ऐसा ही इस बॉल के साथ भी हुआ। तो भले आपने इसको ड्रॉप किया, भले थ्रो किया, बट जो ही ये आपके हाथ से निकला ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर आ गया। और जो भी चीज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर आ जाए ये इसको मूव करवाती है कितने एक्सेलरेशन से, 9.8 से, यानी जी से ही मूव करवाती है। तो लिहाजा यहाँ पर भी जो राइट आंसर होगा वो 9.8 ही होगा। सो द राइट आंसर विल बी 9.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ बॉडी इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड विद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2013 में भी रिपीट हुआ कि नॉर्मली 9.8 से आता है। इफ़ वी थ्रो इट सम विद सम फोर्स देन एक्सेलरेशन विल बी, सेम आंसर इक्वल टू 9.8 आ जाएगा बेटे। 40, ये देखे रिपीट हुआ क्वेश्चन, ये 4 दफ़ा रिपीट हुआ क्वेश्चन।
लें जी, ये मोमेंटम और इम्पल्स के टॉपिक से क्वेश्चन है। थोड़ी देखिए, आप ई कैट पास पेपर के क्वेश्चन देख रहे हैं तो सब में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं आ रही, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको अच्छी खासी कैलकुलेशंस करना पड़ेंगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, उसने बोला एक ट्रक है 5,000 kg का और एक कार है 1000 kg की, दोनों ट्रैवल कर रहे हैं एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, अज्यूम द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ट्रक इन 10 सेकेंड इज एक्स न्यूटन। अगर वो बोल रहा है दोनों ही, कार भी मूव कर रही है ट्रक भी मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों सिचुएशन ऐसी हैं कि एक कार है एक ट्रक है, दोनों के मैसेज भी बता दिए, दोनों की वेलोसिटी भी बता दी, दोनों मूव कर रहे थे, दोनों को हमें रोकना है बेटे। दोनों को रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगी? फोर्स। तो अगर जो कार है उसको 10 सेकंड में रोकने में जो फोर्स लग रही है वो एक्स न्यूटन है, और ट्रक को 10 सेकंड में रोकने में जो फोर्स लग रही है वाई न्यूटन है। इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस क्या होगा? दोनों फोर्सेस का डिफरेंस क्या होगा? तो आइए बेटे हम लोग क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। सॉल्व किया हुआ मैंने बेटे। आप लोगों ने करना क्या, होपफुली आप लोगों को विजिबल है। आप लोगों ने इम्पल्स का फॉर्मूला यूज़ करना है, एफ मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब है क्या, क्योंकि फाइनली उनको रुकना है, तो बेटे फाइनल वेलोसिटी की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? ज़ीरो। तो जब फाइनल वेलोसिटी की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो हमारे पास फाइनली रिलेशन यही बचेगा। तो आपने अब यही वाला फार्मूला दोनों के लिए यूज़ करना है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम चूँकि ज़ीरो हो गया, इनिशियल के साथ माइनस साइन आ रहा है, बट नेगेटिव के बगैर ही हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम ये सारा सॉल्व करते हैं बेटे ट्रक के लिए। देखिए एफ तो हमें पता लगाना है, ठीक है, टाइम उसने बता दिया था 10 सेकंड है, मैस उस ट्रक का था 5000 kg, स्पीड थी 36 किलोमीटर पर आवर। तो बेटे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया, 3600 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये दो ज़ीरोज़ और दो ज़ीरोज़ गए, ये 10 से 10 चला गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया, यानी पीछे सिर्फ 5000 बचा। तो यहाँ पर जो ट्रक के ऊपर फोर्स लग रही है, रोकने में जितनी फोर्स लगेगी वो 5000 न्यूटन है। और आप लोगों को पता है बेटे 5000 न्यूटन को हम 5 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये तो हमने ट्रक के लिए कैलकुलेशन की। सेम यही फार्मूला आप लोग देख सकते हैं कार के लिए अप्लाई करें। फ़र्क सिर्फ क्या है, कार का बेटे मैस मुख्तलिफ है। तो सारा जैसे मैंने पहले बताया कैलकुलेशंस करोगे आप लोग तो 1 किलो न्यूटन आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस बताओ एक्स और वाई का। एक्स बेटे कितना आया, एक्स और वाई का डिफरेंस लेना है। एक्स आया था 5 किलो न्यूटन, ठीक है, और वाई कितना आ रहा है हमारे पास 1 किलो न्यूटन। तो दोनों का डिफरेंस देखें, यू विल हैव द आंसर 4 किलो न्यूटन। सो द राइट आंसर विल बी 4 किलो न्यूटन। तो ये यहाँ पे बेटे राइट आंसर 4 किलो न्यूटन आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 10 में से लिया गया ये क्वेश्चन। व्हेन यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर इन डाटा ट्रांसमिशन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट सोर्स ऑन द ग्लास फाइबर शुड बी। बेटे आप लोगों को पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर हैं उनमें जो ट्रांसमिशन प्रोसेस है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है या कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन होती है। तो मेनली जो फैक्टर होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशन है बेटा, याद रखिएगा। एक तो लाइट रेज को जाना चाहिए डेंसर मीडियम से किस में, रेयर में। दो कंडीशन याद रखिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगी जब लाइट रेज मूव करेंगी डेंसर मीडियम से किस में, रेयर मीडियम में। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। और याद कर लीजिएगा ग्लास एयर बाउंड्री के लिए जो क्रिटिकल एंगल है ना वो 41.8 या ऑलमोस्ट कितना होता है 42 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर पूछे कि कितना रखना है 42 डिग्री से बड़ा, यानी क्रिटिकल एंगल से बड़ा, तो तभी लाइट रेज टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी जब ये दो कंडीशन मीट करेंगी। कौन सी कंडीशन? कि डेंसर से रेयर में जाएगा और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। तो अब वो बोल रहा है कि डाटा ट्रांसमिशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल विल बी द राइट आंसर। लें जी, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। नेक्स्ट देखते हैं, गॉसेस लॉ से लिया गया ये क्वेश्चन। उसने बताया कि दो सफ़ियर्स हैं ए और बी, दोनों के रेडियाई मुख्तलिफ हैं बट चार्ज सेम पड़ा हुआ है, और ए का रेडियस ज़्यादा है बी वाले से, यानी ए बड़े वाला सफ़ियर है, ठीक है, और जो बी है वो छोटा सफ़ियर है।
बट दोनों के अंदर चार्ज क्या पड़ा हुआ है, सेम। इसके अंदर अगर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है तो छोटे वाले स्फीयर के अंदर भी चार्ज क्यू ही पड़ा हुआ है। तो वो आपसे पूछ रहा है फ्लक्स के बारे में बताएं कि दोनों के फ्लक्स का आपस में क्या रिलेशन होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बेटे, आप लोगों ने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो चार्ज कितना पड़ा हुआ है और दूसरा मीडियम पे डिपेंड करता है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप और द ज्योमेट्री। इसका मतलब है जैसी मर्जी शेप होगी, ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा, छोटा रेडियस होगा, बेटे साइज पे, शेप पे डिपेंड ही नहीं कर रहा फ्लक्स। फ्लक्स तो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और मीडियम पे। तो भले साइज को जितना मर्जी चेंज कर दें, फ्लक्स में चेंज आने वाला नहीं। तो हमें देखना किस चीज़ को है, चार्ज को। चार्ज देखें दोनों के अंदर सेम पड़ा हुआ है, तो अगर चार्ज सेम पड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली बेटे फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। सो द राइट आंसर विल बी द फ्लक्स थ्रू बोथ द स्फीयर्स इज इक्वल। दोनों में फ्लक्स की वैल्यू सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया ये क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ टू गैसेज एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ टू काइंड्स। द फर्स्ट काइंड हैज अ mass m1 and rms speed c1 and the second kind has mass m2 and rms speed c2. The ratio of c1 over c2. The key word is both the gases are kept at constant temperature. बेटे याद रखिएगा, आप लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। T इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2mv² या काइनेटिक एनर्जी। तो बेटे 2/3K तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इस सारे कांस्टेंट को हटाएं तो मालूम पड़ेगा कि टेम्परेचर का और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट। और इंटरेस्टिंग बात, इस क्वेश्चन में उसने बता दिया कि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो दोनों की काइनेटिक एनर्जीज भी क्या आएंगी, सेम। ले जी, जब हमने ये सोच लिया कि काइनेटिक एनर्जी सेम होंगी तो हम हमारे इस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो पहले की काइनेटिक एनर्जी लिख लें बेटे, 1/2m1। बेटे स्पीड को v नहीं बोला उसने, c बोला, तो c1² लिख लेता हूँ। और दूसरा लिख लें बेटे, इसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरे के बराबर होगी, दूसरे को लिखे 1/2m2 c2² लिख लें। अब 1/2 और 1/2 हटा दें तो बाकी क्या बचा देखे, m1 c1² इज इक्वल टू m2 c2²। ठीक है, इतना एक दफ़ा नोट कर लें, मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। नोट कर लें, m1 c1² इज इक्वल टू m2 c2²। अब ऐसा करें, c1² इधर था, c2² इधर ला के डिवाइड कर लें। बेटे उधर क्या बचा था, m2, और m1 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, सॉरी m2 आएगा ऊपर और m1। अब उसने c1/c2 पूछा हुआ है, बट यहाँ पर तो स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों साइड पे स्क्वायर उड़ लें। जैसे दोनों साइड पे स्क्वायर उड़ लेंगे, इधर आएगा c1/c2 और यहाँ पे आएगा बेटे m2/m1 रेज टू पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डेल्टा होगा, m2/m1। ये आपकी बुक का एक न्यूमेरिकल भी 11 चैप्टर का, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो राइट ऑप्शन डेल्टा होगा। ओके, इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन से भी यूईटी के पास पेपर में कोई 5 से 6 दफ़ा क्वेश्चन बने। तो आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड। तो बेटे दो बातें सीख लें, भले कोलिजन इलास्टिक हो भले इन इलास्टिक हो, ठीक है, दो चीज़ें हमेशा कंजर्व रहनी है। एक तो टोटल एनर्जी, ये हमेशा कंजर्व रहेगी जिस तरह का मर्जी मोमेंटम हो, सॉरी जिस तरह का मर्जी कोलिजन हो, और दूसरा मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। हाँ, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहनी या नहीं रहनी वो डिपेंड करेगा इलास्टिक है या इन इलास्टिक। तो यहाँ पे इन इलास्टिक कोलिजन में पूछ रहा है कि क्या चीज़ कंजर्व रह रही है। ऑप्शन अल्फा एनर्जी, तो मैंने आपको बता दिया टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। बीटा है मोमेंटम, भाई भले इलास्टिक कोलिजन है मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। हाँ, क्या चीज़ कंजर्व नहीं रहेगी वो है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन दोनों ही बन रहे हैं, तो दोनों को एक में चूज करेंगे बेटे, तो राइट ऑप्शन आ जाएगा चार्ली, बोथ ए एंड बी। लें जी, बोथ ए एंड बी हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। रॉकेट प्रपल्जन से भी क्वेश्चन रिपीट होते हुए याद रखना, रॉकेट प्रपल्जन जो है दैट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दोनों ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे उसने पूछा है कि रॉकेट प्रपल्जन जो है दैट इज एक्चुअली बेस्ड अपॉन
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैस, चार्ज, मोमेंटम। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा मोमेंटम, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जितना एक्सपेल्ड गैसेस का मोमेंटम होगा रॉकेट उतना ही मोमेंटम गेन करेगा। तो मोमेंटम आ जाएगा राइट आंसर। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी हम लोग डिस्कशन करेंगे। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट सेंटर ऑफ द अर्थ। नॉर्मली बच्चों की मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि जैसे जैसे हम ज़मीन के सेंटर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ना शुरू कर जाएगी। भाई ऐसा नहीं है। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जी की वैल्यू ज़मीन के सेंटर की तरफ भी जाएंगे तो डिक्रीज़ करेगी। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं तो डिक्रीज़ करती है, वो तो पता ही है सबको। तो अब जी की वैल्यू के बारे में ना कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ वापस आएंगे। तो आइए डिस्कशन करते हैं। तो बेटे, अगर आपको कहीं पर भी जी की वैल्यू पता लगानी है, किसी भी प्लैनेट के ऊपर किसी भी जगह में आपको जी की वैल्यू पता लगानी है, तो फॉर्मूला याद करें, जी एम ओवर आर स्क्वायर, गुलाम मोहम्मद ओवर रसूल का स्क्वायर। बच्चों को ऐसे हम लोग बोलते हैं कि याद कर लें। ठीक है, इस पर बाद औक़ात वो क्वेश्चन दे देता है कि बताएं एक नए प्लैनेट पे चले गए हैं जहाँ पर जो मैस है वो ज़मीन के मैस से डबल है। फॉर एग्जांपल हम लोग बेटे मैस की जगह में 2m पुट कर देंगे। उसने बोला उसका रेडियस ज़मीन के रेडियस से हाफ है, उसकी जगह r/2 पुट कर दें। बताएं वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी। तो बेटे आप सिंपली इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपके पास पता चल जाएगा वहाँ पर जी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग ये वाला फार्मूला कहीं पर भी जी की वैल्यू मालूम करने के लिए, किसी प्लैनेट पे जी की वैल्यू उसका मैस और रेडियस ज़मीन के कंपैरेटिवली बताया होना चाहिए। अब चले हम लोग ज़मीन के हिसाब से बात करते हैं। तो बेटे ज़मीन चूँकि सर्कुलर नहीं है, ज़मीन थोड़ी एलिप्टिकल टाइप है, और ज़मीन में ठीक है ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं बेटे, ये वाली लाइन हम लोग इसको बोलेंगे इक्वेटर, और ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे पोल्स। और इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, जो इक्वेटर का रेडियस है वो पोल से ज़्यादा होगा, या पोल्स का रेडियस इक्वेटर से क्या आएगा, कम आएगा। पोल वाली साइड का रेडियस कम होगा, आप लोग देख भी सकते हैं डायग्राम में, और इक्वेटर वाली साइड का रेडियस क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो बेटे ये बताएं अगर पोल्स का रेडियस कम है तो रेडियस कम होगा तो जी की वैल्यू बेटे क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो पहली बात ये सीख लें कि अगर आपसे पूछे पोल्स के ऊपर जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी या कम होगी, या इक्वेटर पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसमें पहली चीज़ याद कर लें कि पोल्स पे बेटे जी की वैल्यू हमेशा इक्वेटर से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। और एक और चीज़ याद कर लें कि जो जो इक्वेटर से हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ रही होगी, तो याद रखिएगा पर्सन का वेट भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि W = mg होता है। और जूं जूं पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे, तो पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे बेटे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो वेट भी क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ये दो बातें याद कर लें। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया, अब हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको बताया अगर ज़मीन के सेंटर की तरफ जाना शुरू कर देंगे तो याद रखिएगा बेटे जी की वैल्यू तब भी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। अगर किसी डेप्थ में चले जाएं वहाँ पर जी की कितनी वैल्यू होगी, मैंने फार्मूला बता दिया, G प्राइम इज इक्वल टू G इंटू 1 - D/R। D क्या है, जितनी डेप्थ में जा रहे हो, R क्या है, ज़मीन का रेडियस। अब बच्चों एक दफ़ा के लिए सोचो, अगर हम ज़मीन की सरफेस से मूव करना शुरू करें और हम नीचे मूव करते करते सेंटर पे पहुंच जाएं, तो मैं आपसे पूछूं डेप्थ कितनी होगी, तो आप लोग बताओगे सर जो डेप्थ होगी वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। दोबारा देखें, सरफेस से मूव करना शुरू हुआ और मैं मूव करते करते सेंटर पे पहुंच गया, तो भाई डेप्थ कितनी हुई, रेडियस के बराबर ही हुई ना। तो ऐसा करें, इस फॉर्मूले में जहाँ पर डी आ रहा है वहाँ पे आर पुट कर दें। तो आइए हम लोग आर पुट करके सॉल्व करते हैं। तो 1 - D/R था बेटे, देखे मैंने डी की जगह में क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, आर। R/R क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो दो चीज़ें याद कर ले, ज़मीन के सेंटर के ऊपर अगर जी की वैल्यू पूछी जाए तो उसका आंसर होगा 0। ये बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि ज़मीन के सेंटर के ऊपर जी की वैल्यू 0। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज़ करें बेटे, 2πL/G, जी की वैल्यू पुट करें 0, तो समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो बेटे टाइम पीरियड आ जाएगा इन्फिनिटी, और फ्रीक्वेंसी पूछे तो वो आ जाएगी 0। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम के हवाले से एक चीज़ अर्ज करता चलूँ कि 2017 में भी पेंडुलम के टाइम पीरियड से रिलेटेड बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, और वो नॉर्मली हमारी बुक्स में अवेलेबल नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसका ट्रिक भी आप लोगों को बता दूँ, लेकिन फिल वक्त हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोगों ने अभी देखा सेंटर ऑफ अर्थ पे जाएंगे,
तो जी की वैल्यू हो जाएगी 0, और टाइम पीरियड वाले फार्मूले में जो ही जी की वैल्यू 0 पुट करेंगे, सो वी विल हैव द आंसर इन्फिनिटी। द राइट आंसर विल बी इन्फिनिटी। ले जी के हवाले से कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये मैंने जानबूझ के आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो बेटे मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड सिस्टम बनाया, इसका 2017 ई कैड में क्वेश्चन आया था। अब बाद औक़ात क्या होता है, वो बोलता है एक सिंपल पेंडुलम को किसी वर्टिकल एक्सेलरेटेड सिस्टम में रख दिया, मतलब लिफ्ट में रख दिया। तो बेटे याद रखिएगा कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही होगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2πL/G नहीं रहेगा, बल्कि ये आप लोग देख सकते हैं जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है वो 2πL/G+A हो जाएगा। अब मज़े की बात, G में कुछ ऐड हो रहा है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर वाला फैक्टर क्या हो गया, या नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, ज़्यादा। और अगर डिनोमिनेटर वाला फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, अगर वो बोले एक सिंपल पेंडुलम है, उसको लिफ्ट में रखती है, लिफ्ट इतने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, अगर वो लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही हो नीचे, तो फिर बेटे फॉर्मूला मैंने लिख दिया G-A हो जाएगा। और यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात, चूँकि G में से कुछ माइनस हो रहा है तो नेट फैक्टर डिनोमिनेटर वाला क्या हुआ, डिक्रीज, तो बेटे टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर लिफ्ट नीचे आ रही होगी तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये जो मैं अभी पोर्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ ना हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड सिस्टम का, बेटे ये 2017 ई कैट के पेपर में क्वेश्चन आया था। उसने बोला था अगर एक सिंपल पेंडुलम को एक ट्रॉली के साथ हैंग कर दें तो तब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो ये देखें, मैंने एक बस में एक सिंपल पेंडुलम हैंग कर दिया। अब जी एक्सेलरेशन यहाँ पे देखें, मैं डायग्राम आप लोगों को बना के बताता हूँ, कलर्स हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो बेटे बल्कि हम रेड से ही पहले प्लॉट करते हैं। जी देखें बेटे किधर एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड। ये लें, ये मैंने लिख दिया जी, यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हो आप लोग। इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन भी है बेटे, वो गाड़ी मूव कर रही है इस साइड को, कितने एक्सेलरेशन से, ए से। अगर मैं आपसे पूछूं नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया, तो बेटे इन दोनों का वेक्टोरियल सम ले लें। तो वेक्टर सम के लिए आप ये समझ लें पहला वेक्टर है, ये समझ लें दूसरा वेक्टर है। तो पहले का हेड दूसरे की टेल से मिला दे, तो इसका मतलब है दूसरा वेक्टर मुझे इधर नहीं ड्रॉ करना, मैं दूसरे वेक्टर को इस जगह पे ड्रॉ करूँगा। ये लें, मैंने जी इस जगह पे बना लिया। अब हमें मालूम करना है नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन के लिए क्या करें, पहले की टेल को दूसरे के हेड से मिला दें। ये ले, फर्स्ट की टेल सेकंड के हेड से मिलाएंगे, रिजल्टेंट आ जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट ले रहे हैं, और आप लोगों को पता है कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का अगर हम लोग रिजल्टेंट लें तो जो हमारे पास फार्मूला होता है, यानी ए नेट अगर मैं पता लगाऊँ नेट एक्सेलरेशन, तो बेटे वो होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, और वाई कंपोनेंट क्या है, जी स्क्वायर, और सारे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट। तो बेटे याद कर लें, अगर किसी सिंपल पेंडुलम को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड सिस्टम में रख दें तो उसका जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है वो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फिर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा वो भी नोट कर लें, टी इज इक्वल टू 2πL/जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये तो नीचे आया है, और फिर सारे के ऊपर भी बेटे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेटेड सिस्टम के अंदर अगर हम एक सिंपल पेंडुलम रख दें तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये आ जाएगा टी इज इक्वल टू πL/जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर रूट। तो बेटे ये लाजमी तौर पे याद कर लीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लें जी, ये बुक से हट के एक और क्वेश्चन, बॉल पेन फंक्शंस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो बेटे यहाँ पे राइट आंसर होगा सरफेस टेंशन। असल में होता क्या है, अगर हम लोग बॉल पेन की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये इंक रेजरवायर है, मतलब ये इंक फील्ड है बेटे। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा अगर टिप है तो एक बॉल है, ठीक है। ये बॉल क्या कर रही होती है, ये इस रेजरवायर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। जैसे मैं अगर एक बात करूँ कि अगर कोई वाटर पड़ा हुआ है कहीं पे, एक ग्लास है उसमें वाटर अगर पड़ा हुआ है, अगर उसके ऊपर कोई इंसेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल एक कीड़ा है, तो वो यहाँ पे ऊपर क्यों सस्पेंड होगा, वो डिप क्यों नहीं करेगा उसके अंदर। तो भाई उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि वाटर की सरफेस टेंशन की वजह से वो डिप नहीं कर रहा या फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पे जो बॉल पेन में ये जो बॉल होती है, ठीक है,
ये बॉल पेन का कॉन्सेप्ट 1938 में आया था, उससे पहले पेन और वो कलम वाला सारा कॉन्सेप्ट चलता था। तो बॉल पेन का कॉन्सेप्ट जो है वो 1938 में इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसका प्रिंसिपल फंक्शन यही है कि वो जो आपने नीचे इंक रेजर वायर रखा हुआ है उसकी सरफेस टेंशन की वजह से ये बॉल जो है उसके ऊपर सस्पेंड हुई होती है। तो सस्पेंड क्यों हो रही है बेटे? सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे आपको मैंने बताया कि एक इंसेक्ट जो है वो किसी भी लिक्विड के ऊपर अगर सस्पेंड हो रहा है तो उसकी वजह यही है, उसकी वजह बेटे है कि वो सरफेस टेंशन की वजह से है। तो राइट आंसर विल बी द सरफेस टेंशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं जिस द स्पीड ऑफ साउंड, वो वैक्यूम या एयर के बारे में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, तो वो फौरी आंसर लगा लेते हैं 332 मीटर पर सेकंड। तो आंसर 332 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, बल्कि वैक्यूम की चूँकि बात हो रही है तो बेटे स्पीड ऑफ साउंड जो है वो चूँकि मैकेनिकल वेव्स हैं और मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट करती हैं मीडियम के साथ। तो वैक्यूम में चूँकि मीडियम नहीं है, लिहाजा स्पीड ऑफ साउंड अगर वहाँ पे पता लगाई जाए या साउंड की बात की जाए तो वो प्रोपेगेट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये 2015 का क्वेश्चन है। 2016 में भी क्वेश्चन आया था स्पीड ऑफ साउंड से। मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इंशाल्लाह 2016 का पेपर अलग से भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे और कुछ बहुत सारे नए क्वेश्चन ऐड हुए थे, तो वो भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसने ये कहा था कि अगर स्पेस में एक्सप्लोजन हो जाए और वहाँ पर एक ऑस्ट्रोनॉट मौजूद हो तो उस ऑस्ट्रोनॉट को कैसे पता चलेगा कि वो एक्सप्लोजन हुआ है? क्या वो एक्सप्लोजन को देखेगा, या वो एक्सप्लोजन को सुनेगा, या वो एक्सप्लोजन को देखेगा भी सुनेगा भी? और डेल्टा था, ना देखेगा ना सुनेगा। तो बेटे स्पेस में साउंड वेव्स प्रोपेगेट नहीं कर सकती, तो इसका मतलब वो जो एस्ट्रोनॉट है वो एक्सप्लोजन के बारे में सुन नहीं सकता, वो सिर्फ एक्सप्लोजन को क्या करेगा? देखेगा। सो राइट आंसर विल बी ही विल ओनली सी द एक्सप्लोजन। और उसके पीछे रीज़न यही थी कि जो साउंड वेव्स हैं वो एयर में प्रोपेगेट, सॉरी एयर बोल रहा हूँ, वैक्यूम में प्रोपेगेट नहीं करती। बस जी हम लोग चंद एक क्वेश्चन रह गए हैं, बस एंड होने जा रही है वीडियो। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, 2015 में आया। उसने आपको वेलोसिटी दे दी, ठीक है, 4 माइनस टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन पूछ लिया। तो बेटे वेलोसिटी की जो वैल्यू बताई है वो 4 माइनस टी स्क्वायर। और बच्चों आप लोगों को पता है अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव ले लें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, यानी डी वी ओवर डी टी क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो 4 का डेरिवेटिव आ गया 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, और टी माइनस वैसे ही आ गया, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा बेटे? 2t। अब देखें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं एक्सेलरेशन, तो बेटे इसकी जगह लिख दो एक्सेलरेशन, और -2t की जगह में लिख दो जो वैल्यू दी हुई है टाइम, कितना दिया हुआ है? 4 सेकंड। तो जैसे ही हम 4 लिखेंगे तो ये -8 आ जाएगा। अब -8 में दो आंसर हैं लेकिन यूनिट्स का फ़र्क है, तो चूंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, तो लिहाजा राइट आंसर विल बी अल्फा। ले जी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्रैग फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 9.8, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मास? बेटे आप लोगों को पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा होता है ना, तो स्टार्ट में क्या होता है? वेट ज़्यादा होता है और ड्रैग फोर्स क्या होती है? कम होती है शुरू में। लेकिन जो में हमने बात की थी कि नीचे आएगा स्पीड बढ़ेगी, ड्रैग फोर्स भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि ड्रैग फोर्स और वेट क्या हो जाएंगे? बराबर। यानी ड्रैग फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है? वेट के बराबर। कभी ड्रैग फोर्स वेट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वो आपसे बोल रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ड्रैग फोर्स इज 9.8, वो बोल रहा है ड्रैग फोर्स मैक्सिमम है। तो बेटे मैंने आपको बता दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ड्रैग फोर्स हो सकती है ना वो वेट के बराबर हो सकती है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ड्रैग फोर्स और वेट को बराबर रख लें जी, ड्रैग फोर्स और वेट को बराबर रखते हैं। मैं एक काम करने जा रहा हूँ, वेट की जगह में बेटे mg लिखने जा रहा हूँ मैं, ठीक है, वेट की जगह mg लिख रहा हूँ। ड्रैग फोर्स उसने बता दिया 9.8 है, मैस आपको पता लगाना है, और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। तो बेटे जो ही ये 9.8 और 9.8 दोनों साइड पे क्या कर दो? कैंसिल कर दो, तो जो मैस आएगा वो 1 kg आ जाएगा। ट्रिक ये है कि याद रखिएगा मैक्सिमम ड्रैग फोर्स किसके बराबर हो सकती है? वेट के बराबर हो सकती है। सो द राइट आंसर विल बी 1 kg 2015। Which of the following should remain constant if no torque acts on a body? तो बेटे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट पढ़ी हुई है कि अगर कोई टॉर्क एक्ट ना करे तो क्या चीज़ कंजर्व रहेगी?
एंगुलर मोमेंटम। तो ये सिंपली बेस कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट पे। ओके, ये बेटे ई कैट 2015 का क्वेश्चन, और इंटरेस्टिंग बात ये हु बहू ऐसे ही 2016 में भी रिपीट हुआ। अ टाइट वायर इज क्लैम्प्ड एट 2 पॉइंट्स, ये स्टेशनरी वेवलेंथ टेस्टिंग से लिया गया क्वेश्चन, 2 मीटर अपार्ट। ठीक है, उसने बोला एक वायर है उसको फिक्स कर दिया और जिन 2 पॉइंट्स के बीच में फिक्स किया है उनका डिस्टेंस 2 मीटर है, यानी दिस इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द वायर। It's plugged near one end. What will be the 3 longest wavelengths? This is the keyword which will lead us to the answer. वो पूछ रहा है longest wavelength कितनी होंगी। तो बेटे अब चलते हैं यहाँ पे पहले आंसर की तरफ। आप लोग याद रखिएगा वेवलेंथ का फॉर्मूला है 2L/n, आप लोग देख सकते हो लैम्डा n इज इक्वल टू 2L/n। अगर मैं आप लोगों से पूछूँ यहाँ पे L क्या चीज़ है, लेंथ, n क्या है, नंबर ऑफ लूप्स, तो बेटे एक बात सोच के बताइएगा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स ज़्यादा होते जाएंगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा ही है, इसका मतलब है जूं जूं ज़्यादा लूप्स में जाएंगे वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम। बट हमें तो मैक्सिमम वेवलेंथ ढूंढनी है, तो बेटे मैक्सिमम वेवलेंथ वही होंगी जब n की वैल्यू मिनिमम होगी। तो n की छोटी से छोटी वैल्यू तो हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 1, 2 और 3 पुट कर सकते हैं। तो एक काम करें, मिनिमम वेवलेंथ पता लगाने के लिए आप लोग एक दफ़ा n की जगह 1 पुट कर दें, फिर 2 पुट कर दें और फिर 3 पुट कर दें। 1 पुट करेंगे तो 2L/1 क्या आ जाएगा बेटे, 2L आ जाएगा। लेंथ उसने बताई हुई है 2 है, तो पुट करें तो ये आ गई 4 मीटर। फिर 2L/2 पुट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, L बचा, जो सेकंड वेवलेंथ आएगी वो 2 मीटर आएगी, और लैम्डा 3 जो होगी वो भी आप सॉल्व करें वो 1.3 मीटर आ जाएगी। जैसे जैसे इससे ऊपर जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएंगी, तो ये 3 हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ्स आ रही हैं। तो ये 2016 में भी रिपीट हुआ था। अब यहाँ पे एक और बात सुन लें, फ्रीक्वेंसी भी देख लें। बेटे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, Fn इज इक्वल टू NF1। तो आप लोगों को पता है जैसे जैसे ज़्यादा लूप्स में वाइब्रेट करता है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। ठीक है, दूसरी फ्रीक्वेंसी पहले से डबल होगी, तीसरी फ्रीक्वेंसी पहले से 3 गुना होगी। अब अगर यहीं पे पूछ ले आपको डाटा दे के कि भाई पहली फ्रीक्वेंसी इतनी है, बताओ 3 मिनिमम फ्रीक्वेंसीज कितनी होंगी, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसीज कहेगा तो बेटे F1, F2 और F3, क्योंकि इसके बाद तो फ्रीक्वेंसीज बढ़ना शुरू हो जानी है, तो सबसे छोटी ये 3 फ्रीक्वेंसीज होंगी। तो फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड भी आ सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ECAT 2015 की ये वीडियो दूसरी हमने कंप्लीट की। बेटे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई, और इंशाल्लाह बाकी जो अपकमिंग पेपर्स हैं जैसे 2015 के बाद 16, 17, 18 और 19 के पेपर्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियोस भी जल्द अपलोड की जाएंगी। ठीक है, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए बेटे हमारा चैनल टॉप स्पॉट फिज़िक्स जो है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है उसको दबा लें, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिस्टिंग। अल्लाह हाफिज़।